आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे बायोलॉजी में। चैप्टर 4 है हमारा, जिसका नाम है जंतु जगत, है ना। एनिमल्स जो है उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था, थर्ड चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो कुछ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पर जो प्लांट्स है उनको कितने वर्गों में बांटा था बेटा, 5 वर्गों में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। तो जिम्नोस्पर्म तक हमने पढ़ा था, एंजियोस्पर्म आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो मैंने नहीं पढ़ाया है। अब हम लोग बात करते हैं जंतु जगत की, है ना। तो जंतु जगत जो है आप लोगों ने 9th में पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत, कि जंतु जो होते हैं उनको हम लोग अलग अलग संघों के अंदर बांटते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, है ना। एकाइनोडर्मेटा, नाम सुने होंगे आपने, कशेरुकी, अकशेरुकी प्राणी। तो जीवों को भी क्या किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर जो बेसिस होते हैं उनके आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा जो पहला जो टॉपिक आता है जंतु जगत के अंदर, वो पहला टॉपिक यही है कि जो जीवों को अलग अलग समूह में रख रहे हैं, हम पॉरीफेरा के अंदर रख रहे हैं, सिलेंट्रेटा में रख रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस में रख रहे हैं, मत्स्य वर्ग में रख रहे हैं, या फिर हम कशेरुक अकशेरुक वर्ग के अंदर रख रहे हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनके आधार पर हम इनको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जंतु वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार, या के आधार हो गए क्योंकि बहुत सारे हैं, है ना। तो जंतु जो वर्गीकरण है उनके आधार कौन कौन से हैं वो हमको पढ़ने। तो जो पहला आधार है वो है शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, ठीक है। दूसरा आधार जो है, अगर हम लोग पढ़ते हैं तो परिसंचरण तंत्र हम ले लेते हैं, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तीसरा जो मतलब ग्रुप में डिवाइड करने का आधार है वो है सम्मिति, ठीक है। चौथा आधार अगर हम मानते हैं तो जनन स्तर जो होते हैं, है ना, तो द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय संगठन, ठीक है। पांचवा देह गुहा, एंड छठा खंडी भवन। ये वो चीजें हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, जीवों को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो वन बाय वन हमको क्या करना है, शारीरिक संगठन, परिसंचरण तंत्र, सम्मिति, द्विस्तरीय, देहगुहा, खंडी भवन, इन सबको क्या करना है, देखना है ना। तो इन आधारों को आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला आधार जो है वर्गीकरण का, यानी जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने का, वो है शारीरिक संगठन। कौन सा है, शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन में क्या होता है, देखो, जीव जो होते हैं, कई जीव जो होते हैं उनका शरीर क्या होता है, एक कोशिका से मिलके बना होता है। तो पहला प्रकार हो जाता है कि जो है कोशिकीय शारीरिक संगठन, ठीक है। फिर कोशिका मिलकर क्या बना लेती है, उत्तक बनाती है ना। तो उत्तकीय शारीरिक संगठन, ठीक है। फिर उत्तक मिलकर क्या बना लेते हैं, तो अंगीय शारीरिक संगठन। फिर चौथा है अंग मिलकर क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र स्तरीय शारीरिक संगठन, ठीक है। यानी संगठन का मतलब है, शारीरिक संगठन का मतलब उस जीव का शरीर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ। तो सबसे पहले, यानी अगर जीव के शरीर के अंदर जितनी भी जो उपापचय क्रियाएं हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक हो चाहे वो एनाबॉलिक हो, मेटाबॉलिक एनाबॉलिक क्या होता है समझा चुकी हूँ, है ना। कि उपापचय क्रियाओं के अंदर जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे के अंदर टूटते हैं, और छोटे अणु जो होते हैं वो टूटकर क्या कर लेते हैं, बड़े अणुओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है,
इसको हम जो है उपापचय क्रिया के नाम से क्या करते हैं, हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आता है आपके तो जीव का अगर जितनी भी उपापचय क्रिया है तो जीव के एक सिंगल कोशिका के अंदर हो जाती है, मतलब जीव का जो शरीर होता है वो कोशिका के अंदर होता है, मतलब उत्तक नहीं बने हुए थे, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है ना, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो उन जीवों के शरीर में क्या होता है, उत्तक नहीं पाए जाते, जैसे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना, इसके अंदर सारी जितनी भी इसकी क्रियाएं हैं वो इस कोशिका के अंदर क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि अमीबा का जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, कोशिकीय स्तर का है। फिर आता है उत्तकीय स्तर, कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तकों का क्या करती है, निर्माण कर लेती है ना। तो जो कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तकों के अंदर क्या होता है, जो है उपापचय क्रियाएं होती है। ऐसा किसमें होता है, सिलेंट्रेटा यानी जो हाइड्रा वगैरह है उसके अंदर आपको क्या होता है, इस तरीके के हाइड्रा कौन से वर्ग में आता है, सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। तो सिलेंट्रेटा में इस तरीके की जो चीजें होती है वो होती है। फिर अंग स्तरीय या अंगीय शारीरिक संगठन, या इसको हम बोल सकते हैं अंग स्तरीय, यानी उत्तक मिलकर क्या कर लेते हैं, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अंग। तो विभिन्न अंग मिलकर क्या करते हैं, कार्यों को संपन्न करते हैं, उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो कुछ जीवों के अंदर क्या होता है, अंग पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अंग तंत्र। जैसे हमारा परिसंचरण तंत्र है ना, तो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, वाहिकाएं आती है यानी धमनी, शिरा आती है, फिर हृदय आता है, फिर रक्त आता है जो कि एक संयोजी उत्तक है ना। तो कई सारी चीजें मिलकर क्या हो रहा है, हमारे जो परिसंचरण तंत्र है उसका निर्माण हो रहा है ना। तो इस तरीके से जीवों के जो शरीर किससे मिलकर बना है वो भी क्या होता है, एक वर्गीकरण का आधार होता है ना। जैसे कि किसी के अंदर सिर्फ कोशिकीय स्तर है तो उसको किसमें रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा, कोशिकीय शारीरिक संगठन वालों जीवों में। किसी के अंदर क्या है, सिर्फ उत्तक उपस्थित है, अंग उपस्थित नहीं है, तो उसको कौन से वर्ग में रखा जाएगा, जैसे सिलेंट्रेटा को एक अलग वर्ग में रख दिया। तो इस तरीके से ये पहला जो है वो हमारा क्या होता है, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार है। समझ में आ गया, तो ये शारीरिक संगठन है। फिर है जंतु के वर्गीकरण के आधार में अगर दूसरी हम चीज लेते हैं तो परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के आधार पर जीवों में परिसंचरण तंत्र को दो हिस्सों में बांटा है, एक तो खुला और एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ये ध्यान रखना, आगे ये जितने भी आधार है ये आपको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे ना उसमें ये सिर्फ नाम आएंगे कि इस वर्ग में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, शारीरिक संगठन पाया जाता है, उत्तकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें अच्छे से समझनी है ताकि आगे वाला जो चैप्टर है वो आपको क्या हो, इजिली समझ में आ जाए। तो बंद और खुला में, बंद का मतलब क्या है, देखो हमारे अंदर क्या होता है, जो रक्त है वो किसके अंदर बहता है बेटा, वाहिकाओं में यानी धमनी और शिराओं में। तो यहाँ पर बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त जो है वो नलिकाओं यानी वाहिनियों में बहता है, और ये वाहिनियां क्या होती है, धमनी और शिरा होती है ना। तो ऐसे जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या कहलाता है, हमारा बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है, जितने भी कशेरुकी प्राणी है, ठीक है, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो कशेरुकी प्राणियों के अंदर ये परिसंचरण आपको क्या करता है, देखने को मिलता है। फिर आता है खुला। खुला के अंदर क्या होगा कि ये जो रक्त वाहिनियां होती है यानी धमनी और शिरा के अंदर रक्त नहीं बहता। क्या होता है, रक्त जो होता है, जैसे ये शरीर है तो उसके अंदर रक्त कोटर बने होते हैं, ये रक्त कोटर के अंदर क्या उपस्थित होता है, रक्त होता है। और ये रक्त कोटर जो भरे हुए हैं ना रक्त में, उनमें ही कोशिकाएं और उत्तक क्या होते हैं, जैसे कि ये ऐसे कोटर है, ये इसमें रक्त भरा हुआ है, तो जो भी आपका उत्तक है या कोशिका है वो इसके अंदर इस तरह से डूबी हुई रहेगी। ये उत्तक है, ये कोटर है, कोटर पूरा रक्त से भरा हुआ है, ये उत्तक क्या है, इसमें सीधा डूबा हुआ है ना। तो इसको उत्तक को क्या है, जो है रक्त से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ क्या होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये इस तरीके का जो
परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है और इसे कहा जाता है खुला। ठीक है, यानी खुले का मतलब है कि जो रक्त है वो वाहिकाओं में नहीं बहता है। आ रही है बात समझ में? रक्त जो है वो वाहिकाओं में नहीं बहेगा, रक्त जो है वो कोटरों के अंदर भरा रहता है और कोटर के अंदर जो रक्त है उसके अंदर सीधे उत्तक और अंग डूबे हुए रहते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल जो अकशेरुक प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उनमें क्या होता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है खुले प्रकार का। तो ये दूसरा आधार हो गया। ठीक है, फिर वर्गीकरण का तीसरा आधार हम मानते हैं किसको, सममिति को। सममिति या जिसे कहा जाता है सिमेट्री। ठीक है, कोई भी अक्ष होता है उसके सापेक्ष क्या किया जाता है, जीवों के शरीर को देखा जाता है कि वो दो हिस्सों में बट रहे हैं कि नहीं। आगे बात समझ में, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्री। ठीक है, और सिमेट्री जो होती है वो तीन सिमेट्री के आधार पर या सममिति के आधार पर जीवों को कितने वर्ग में बांटा गया है बेटा, जीवों को बांटा गया है टोटल, जीवों को बांटा गया है टोटल 3 वर्गों में। पहला जो है असम्मित, ठीक है, फिर है नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है अरीय सम्मित, फर्स्ट। फिर तीसरा है द्विपार्श्वी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, असिमेट्रिक, और इसका है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, रेडियल, ये बाइलेटरल। ठीक है, अब इसके अंदर असम्मित जो जीव होते हैं यानी असिमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर कोई जंतु है उसके मध्य से क्या किया जाए, जैसे ये एनिमल है, जैसे पोरीफेरा संघ का प्राणी है जिसमें पोर्स होते हैं, उसमें से मध्य अक्ष से या कहीं से भी आप कोई भी अक्ष से काल्पनिक रेखा गुजारो। ठीक है, ये शरीर दो हिस्सों में, दो बराबर भागों में नहीं बट सकता। ठीक है, शरीर क्या होगा, दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। चाहे इससे काल्पनिक रेखा यूं गुजार लो, चाहे यूं गुजार लो, चाहे यूं गुजार, एक बिंदु रखा जाता है बीच का, इस बिंदु से कहीं से भी आप गुजारो, शरीर क्या होगा, दो हिस्सों में नहीं बटेगा। आगे बात समझ में, जैसा कि स्पंज के अंदर होता है या अमीबा के अंदर होता है। आगे बात समझ में, तो ये इस तरीके की जो समिति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अरीय समिति कहलाती है। ठीक है, अब आता है दूसरा आपके सॉरी असम्मित होती है, दूसरी आती है अरीय समिति। अरीय समिति में क्या होता है, देह की सतह पर, यानी इन जीवों के देह की एक सतह पर क्या मिलता है, मुख मिलता है ना। ये इस तरीके से, जैसे ये जीव है ये, ठीक है, तो इसमें दो तल पाए जाते हैं, जिस तल पर क्या मिलता है, मुख मिलता है, उसे मुखीय तल कहते हैं। जैसे ये मुख प्रेजेंट है इस पे, तो ये क्या कहलाता है, मुखीय तल कहलाता है। ठीक है, और मुखीय तल के जस्ट विपरीत जो तल होता है उसे क्या कहेंगे, अपमुखीय तल। ठीक है, जैसे कि इस तल पर क्या है, मुख है, ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला तल क्या कहलाएगा, अपमुखीय तल। आगे बात समझ में, तो अरीय समिति में क्या होता है कि अरीय समिति में जीवों को किसी भी तल के केंद्र से, मतलब यहाँ पर जैसे मुखीय तल है ये, इसके केंद्र से काल्पनिक रेखा गुजारी जाए यहाँ से, ठीक है, या फिर ऐसे, तो ये क्या होता है, दो इक्वल हाफ्स में या दो बराबर हिस्सों में क्या होता है, बांट देते हैं। दो तल होते हैं, एक होता है जिसपे मुख पाया जाता है, मुखीय तल, इसके जस्ट अपोजिट वाला तल अपमुखीय तल कहलाता है। और किसी भी एक तल पे हम क्या माने, मध्य बिंदु माने, और इस मध्य बिंदु से हम क्या गुजारते हैं, काल्पनिक रेखा जो है केंद्र से गुजरती है, तो ये काल्पनिक रेखा इसको क्या कर देती है, दो हिस्सों में बराबर बांट देती है, चाहे यूं काटो, चाहे यूं काटो, या चाहे यूं काटो, ये दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगी, इसको बांट देगी। तो ये क्या कहलाती है, अरीय समिति कहलाती है, जैसे कि हाइड्रा के अंदर होता है या सी एनीमोन के अंदर होता है।
फिर आती है द्विपार्श्व सममिति जो कीट और मनुष्य के अंदर पाई जाती है। इसमें जैसे कि ये बटरफ्लाई है, ठीक है, तो इसके शरीर के बीचों बीच से क्या गुजारी जाती है, अगर काल्पनिक रेखा गुजारी जाती है शरीर के बीचों बीच, तो आपको क्या मिलता है, लेफ्ट मिल जाता है और राइट पार्ट मिल जाता है ना, इक्वल हाफ में। यानी अगर बीच वाले अक्ष में, इसमें तो ये तल भी मान सकते हैं और ये तल भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें कहां से गुजार रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच से, है ना। और इसमें ऑर्गन्स लेफ्ट और राइट जो है दोनों मिल जाता है। मतलब अगर मेरे को बीच में से काटो तो देखो इस वाले हिस्से में भी एक आंख आएगी, एक कान आएगी, एक हाथ आएगा, एक पांव आएगा, इस वाले हिस्से में भी एक आंख। तो सिमिलर ऑर्गन जो है दोनों हिस्सों में क्या होते हैं, बट जाते हैं, और एक लेफ्ट साइड मिल जाती है और एक राइट साइड मिल जाती है। तो इस प्रकार की जो सममिति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। तो ये सममिति के जो आधार है उसके आधार पर भी जीवों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट जो आधार, वो कौन सा है, तो दूसरा आधार अगर हम लोग पढ़ते हैं तो जनन स्तर जो होते हैं उनकी उपस्थिति या द्विकोरिक त्रिकोरिक संगठन, द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन, ठीक है। क्या होता है देखो, जैसे अगर बात करूं मैं, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु क्या करते हैं, मिलते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज में विदलन होता है, मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो जो संरचना बनती है वो कहलाती है मोरूला, ठीक है। मोरूला में फिर से समसूत्री विभाजन होते हैं तो बनती है ब्लास्टूला, ठीक है। इसे कोरक भी कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद ब्लास्टूला या कोरक, कोरक के बाद जो संरचना बनती है वो होती है ग्रेस्टूला, ठीक है। और इस क्रिया को कहा जाता है ग्रेस्टूला भवन, ठीक है। कोरक से ग्रेस्टूला का क्या होना, निर्माण। अब इस ग्रेस्टूला के अंदर क्या होते हैं, 3 जनन स्तर बनते हैं, यानी 3 स्तर बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, ठीक, फिर दूसरा बनता है मीजोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म, ठीक है। यानी निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बना, युग्मनज में विभाजन हुआ तो मोरूला बनी, मोरूला से ब्लास्टूला और ब्लास्टूला से क्या बनती है, ग्रेस्टूला। और ग्रेस्टूला में क्या होते हैं, 3 जनन स्तर पाए जाते, 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म बाह्य स्तर होता है, ठीक है, ये मध्य स्तर, और ये होता है एंडोडर्म यानी अंतः स्तर, सबसे अंदर वाला। यानी 3 लेयर जो है वो ऐसी बनेगी, ये एक्टोडर्म हो गई, ये मीजोडर्म हो गई और ये एंडोडर्म हो गई। आगे बात समझ में, सबसे अंदर की ओर होगी। अब इनसे क्या होंगे, अलग अलग अंगों का विकास होगा भ्रूण का। मतलब जैसे कि एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म से आपके बाह्य की त्वचा बन गई, है ना। मीजोडर्म है, मीजोडर्म से आपके लंग्स बन गए, एंडोडर्म है उससे आपकी ग्रंथियां बन गई। तो इस तरीके की जो अलग अलग जो लेयर्स होती है उनसे जो भ्रूण होता है उसके अलग अलग अंग जो होते हैं वो विकसित होते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो ये जो है द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन का मतलब है कि जो जीव है उसका जो निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, भ्रूणीय विकास हुआ है माँ के गर्भ में, तो उस समय कौन से स्तरों से उसके अंगों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो द्विकोरिक या द्विस्तरीय के अंदर क्या होता है, 2 स्तर से निर्माण होते हैं। यानी सारे जितने भी अंग है वो 2 स्तरों से बनेंगे। वो 2 स्तर होंगे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी मीजोडर्म से अंगों का निर्माण नहीं होता। आगे बात समझ में। द्विस्तर, द्वि मतलब 2 स्तरों से पूरे जो भ्रूण है उसके समस्त भाग है वो विकसित हो जाएंगे। आगे बात समझ। तो वो स्तर जो होते हैं वो एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। मीजोडर्म इनमें मीजोडर्म नहीं होती और मीजोडर्म से अंगों की उत्पत्ति नहीं होती है। आगे बात समझ में। फिर त्रिकोरकीय या त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय से क्या मतलब समझोगे बेटा
कि तीनों स्तर से क्या होता है, जब भी जो भ्रूण है उसका जो विकास होता है, उसके जो अंग होते हैं वो तीनों स्तरों से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। जैसे कि मनुष्यों के अंदर तीनों ही स्तर क्या होते हैं, उनसे जीवों का निर्माण होता है। तो ये भ्रूणीय जनन स्तर जो होते हैं उनसे जीव की उत्पत्ति होती है। कितने स्तरों से उसका भ्रूणीय विकास हो रहा है, उसके आधार पर भी क्या किया जाता है, जीवों को बांटा जाता है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपके स्तरों के विकास के आधार पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम मानते हैं वो है हमारी जो नेक्स्ट अगर हम मानेंगे तो ये हमारा 5th पॉइंट है, ठीक है, गुहा। गुहा जो होती है उसके आधार पर, ठीक है, तो देह गुहा जिसे कहा जाता है, देह गुहा या सिलोम कहा जाता है। सिलोम क्या चीज होती है बेटा, जैसे कि हमारे बीचों बीच आहार नाल है, मुख से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, जो हमारा मल द्वार होता है वहां पे खत्म होती है। तो ये आहार नाल है बीचों बीच, आहार नाल। उसके बाद ये मेरी स्किन है जिसको हम देह भित्ति कह रहे हैं ना, तो जो देह भित्ति है ये इधर और इधर है ना, तो ये देह भित्ति के बीच में, ये देह भित्ति हो गई यानी स्किन, और हमारे जो मांस पेशियां है वो देह भित्ति का निर्माण कर रही है। तो इसके बीच में आहार नाल और देह भित्ति के बीच में ये जो गैप है ना, ये वाला, ये हमारी क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है। क्या कहलाती है, सिलोम। इसके बीच का पार्ट आहार नाल और देह भित्ति का भाग बीच का क्या कहलाता है, सिलोम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सिलोम होती है उस सिलोम के आधार पर, ठीक है, यानी सिलोम के आधार पर जंतुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है बेटा, 3 श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया है। देह गुहा या सिलोम की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है, देह गुहा या सिलोम की उपस्थिति के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा है, 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, पहला है अगुहीय, दूसरा है कुटगुहीय, ठीक है, और तीसरा है प्रगुहीय। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर हम जीवों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो है अगुहीय, मतलब जो गुहा है वो पाई ही नहीं जाती। क्या होता है बेटा, जैसे ये आहार नाल है, ठीक है, बीचों बीच क्या पाई जाती है, आहार नाल। तो ये आहार नाल है, आहार नाल के बाद यहाँ पर जो लेयर पाई जाएगी वो होगी, चलो एक बार डायग्राम बना देती हूं मैं, ये एक्टोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म, ठीक। अब जैसे ये आहार नाल है बीचों बीच, आहार नाल के जस्ट बाहर जो लेयर पाई जाएगी वो होगी एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद सबसे बाहर जो लेयर होती है, जो देह भित्ति के पास होती है, वो होती है एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो स्तर होते हैं उनके बीच में कौन आनी चाहिए, मेसोडर्म आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है, ये जो देह भित्ति वाला ये जो एरिया होता है, इसमें जो है मेसोडर्म का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो पूरा इस भाग को क्या कर देती है, भर देती है इस तरीके से, ठीक है। मेसोडर्म का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो इस खाली जगह को, भाई खाली जगह को हम गुहा कह रहे हैं ना, तो खाली जगह बची ही नहीं, इसको किसने भर दिया, जो मेसोडर्म का निर्माण करती है उन कोशिकाओं ने भर दिया, और इन्हें कहा जाता है मेसोग्लियल सेल्स या कोशिकाएं, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म सबसे बाहर है, ये आहार नाल है, और यहाँ पर ये जो लेयर है आपको वो दिख रही है वो एंडोडर्म है, और ये जो देह गुहा वाला भाग था यहाँ पर देह गुहा बनती, मतलब खाली गैप बनता, लेकिन इसको किसने भर दिया, इन मेसोग्लियल सेल्स ने क्या कर दिया, भर दिया। तो इसके अंदर गुहा पाई ही नहीं जाती, मतलब खाली जगह पाई ही नहीं जाती। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे, अगुही बोलेंगे। जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जो प्लेटीहेल्मिन्थीज या जिसको हम बोलते हैं चपटे
कृमि, टीनिया सोलियम नाम उदाहरण है इसका, ठीक है। फिर आता है कुटगुही। कुटगुही के अंदर क्या होती है बेटा, जैसे कुटगुहा के अंदर ये बाहर क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई, है ना। फिर यहां पर मान लो ये आहार नाल है, ठीक है। आहार नाल के बाहर क्या पाई जाएगी, एंडोडर्म। क्या होनी चाहिए थी, एंडोडर्म। लेकिन यहां पर ये मीजोग्लियल या मीजोडर्म पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर गुहा क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है। तो कहीं कहीं जगह पर क्या होती है, गुहा उपस्थित होती है। बाकी ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर ये जो मीजोडर्म है वो उपस्थित होती है। ये गुहा हो गई और ये मीजोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर गुहा पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, कुटगुही कह रहे हैं। अगली बात समझ में, कुटगुही का उदाहरण क्या हो गई, एस्केरीज जो होता है, एस्केहेलमिन्थीज संघ का प्राणी। फिर आता है सबसे लास्ट में जो है प्रगुही या सेलेंट्रेट जो है सिलोमिक जो जीव होते हैं, सॉरी, प्रगुही या सिलोमिक जीव। इसके अंदर क्या होगा, आहार नाल, इसके बाहर क्या पाई जाएगी, एंडोडर्म, ये क्या हो जाएगी, एक्टोडर्म। और एंडोडर्म के बाहर जो होगी ये आपकी क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई और एंडोडर्म हो गई। और यहां पर आपकी क्या पाई जाएगी, एक्टोडर्म के नीचे मीजोडर्म, ठीक है। इधर भी क्या पाई जाएगी, मीजोडर्म। लेकिन ये वाला जगह जो है वो क्या है, खाली, तो ये क्या है, गुहा। आ गई बात समझ में। यहाँ पर देह गुहा दोनों तरफ से किससे ढकी हुई है, मीजोडर्म से क्या है, ढकी हुई है। आ गई बात समझ में, यानी एक्टोडर्म हो गई, एंडोडर्म हो गई, फिर खाली जगह हो गई जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रगुहा बोल रहे हैं। फिर आगे मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म और फिर आहार नाल। तो इस तरीके के जो जीव होते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं, प्रगुही जीव कहलाते हैं। जो उदाहरण आप देखो तो मनुष्य कैसे होते हैं, प्रगुही होते हैं ना। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। देह गुहा या सिलोम की स्थिति के आधार पर जीवों का क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आधार है वो है खंडी भवन। नेक्स्ट आधार जो है वो कौन सा है बेटा, खंडी भवन। देखो नेक्स्ट बेटा हम लोगों का जो वर्गीकरण का आधार है वो है खंडी भवन। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, नहीं दे रखा है बुक में, बट फिर भी ये होता है भ्रूणी विकास के दौरान मुख गुदा की उत्पत्ति, क्योंकि ये नाम आ जाते हैं, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होते हैं, तो ये आपको मैं समझा रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है, आप लोग कभी केंचुए को अगर आपने देखा हो तो उसका शरीर क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में क्या होता है, बटा होता है ना। यानी जीवों का जो शरीर होता है वो अलग अलग खंडों में बटा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, खंडों में विभाजित होता है, तो उसको खंडी भवन कहते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये खंड एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना, एक दूसरे से अलग होते हैं संरचना पे, लेकिन इनके काम जो होते हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, तो इसे हम विखंडन कहते हैं ना। कि जो खंड है वो दिखने में क्या है, अलग है, चाहे बाहर से लो चाहे अंदर से, लेकिन जो है दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन फिर भी इनके काम जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसे विखंडन कहते हैं। अब खंडन जो है उसके आधार पर या शरीर के डिवाइड होने के आधार पर जीवों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अखंडी, कुट विखंडित और वास्तविक विखंडन, ठीक है। विखंडन में क्या हो रहा है बेटा, जीव का शरीर क्या है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, जैसे ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से ना। लेकिन इनका काम जो है वो समान होगा खंडों का। अखंडीय जीव यानी जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं है, मतलब एब्सेंट, ठीक है, तो शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा के अंदर होता है। कुटखंडी, कुटखंडी में ये होता है कि शरीर जैसे बाहर से तो दिख रहा है कि खंड में बटा हुआ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल
सेम है, यानी संरचना में अंदर बाहर बाहर से तो बटा हुआ है लेकिन अंदर से बटा हुआ नहीं है। ऐसा किसमें होता है? चपटेकर्मी या प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है। फिर आता है वास्तविक विखंडन। वास्तविक विखंडन के अंदर क्या होता है? शरीर बाहर से भी खंड में बटा हुआ है और अंदर से भी खंडों में बटा हुआ है, और वो अंग भी बटे हुए हैं, यानी सेक्शंस में बटे हुए हैं जो मीजोडर्म से उत्पन्न होते हैं। आगे बात समझ में, जिन अंगों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है वो अंग भी क्या है? अलग अलग खंडों में क्या है? विभेदित है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वास्तविक विखंडन बोलेंगे। ऐसा किसमें होता है? एनिलिडा संघ के प्राणियों में होता है। ठीक है, लास्ट जो आधार है वो भ्रूणीय विकास के दौरान मुख एवं गुदा की उत्पत्ति किससे होती है? तो देखो, ग्रेस्टुला भवन होता है। ग्रेस्टुला भवन के दौरान, यानी ग्रेस्टुला का जब निर्माण होता है तो यहाँ पर ये जो ग्रेस्टुला होती है उसमें एक रंध्र पाया जाता है जो इसको कहा जाता है कोरक रंध्र। ठीक है, ज्यादा डीप में आपके नहीं है, अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इसलिए बस थोड़ा सा मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो ग्रेस्टुला भवन के दौरान जो रंध्र बनता है, ये एक्टोडर्म दिख रही है, यानी ये परत बनना शुरू हो गई है, एक्टोडर्म मीजोडर्म। साथ में क्या होता है? एक रंध्र बनता है, एक छिद्र बनता है जिसको कहा जाता है कोरक रंध्र, है ना, ब्लास्टोपोर कहा जाता है। ठीक है, तो कोरक रंध्र जो होते हैं, उस कोरक रंध्र से के पास से किसकी उत्पत्ति हो रही है? मुख की उत्पत्ति हो रही है जीव के, या गुदा? गुदा, मुख में तो क्या किया जाता है? भोजन को ग्रहण किया जाता है, और गुदा से क्या किया जाता है? भोजन को बाहर निकाला जाता है ना। तो ग्रेस्टुला भवन के अंदर जब ये कोरक रंध्र जो बनता है, उस कोरक रंध्र में क्या होता है? यदि पहले इस कोरक रंध्र से, कोरक रंध्र के पास से पहले क्या बन रहा है? मुख बन रहा है, तो जीवों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? प्रोस्टोमिया या आद्यमुखी जो है कैटेगरी है उसके अंदर क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। कौन से संघ के प्राणी आते हैं इसमें? एनिलिडा संघ के प्राणी आते हैं। फिर आता है ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया में ये कोरक रंध्र जो आप देख रहे हो, वहां से किसकी उत्पत्ति होगी? गुदा भाग की उत्पत्ति होगी। ऐसा जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी होते हैं, उनमें होता है। आगे बात समझ में? तो ये सारा जो है वर्गीकरण का आधार है, जिसके आधार पर हम जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखने वाले हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। तो जितने भी आप जो वर्गीकरण है वो हम कल पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? आज सिर्फ मैंने आपको क्या पढ़ाया है? आधार पढ़ाया है।